हान वंश की राजकुमारी थी, मतलब हान वंश था, तो उसके लिए इसने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन चाइना ने कहा कि हम ये शादी नहीं करेंगे, प्रपोजल इसका ठुकरा दिया। मतलब चाइना के जो शासक थे वो स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे, तो हो सकता है कि इसने जो है वहां से ये कॉपी किया हो और अपने आगे देवपुत्र लगा लिया हो। इंडिया में सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण शासकों में ये पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। मौर्योत्तर काल में भारत के पश्चिमोत्तर से कई सारे मध्य एशिया से विदेशी लोग इंडिया में एंटर करते हैं और यहाँ पर अपनी शासन सत्ता को स्थापित करते हैं। इसी क्रम में पिछली क्लास में हमने समझा था कि किस प्रकार से भारत में इंडो ग्रीक, शक, पहलव ये सब आते हैं और अपनी शासन सत्ता को स्थापित करते हैं। मध्य एशिया से एक और जनजाति यहाँ पर आई थी जिसे हम कहते हैं कुषाण। कुषाण साम्राज्य की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने इंडिया में सबसे प्योर सोने के सिक्के चलाए थे, जो इंडिया के इतिहास में किसी भी रूलर ने इतने प्योर सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि मध्य एशिया से जो भी लोग यहाँ पर आए वो इंडिया के होकर रह गए थे, मतलब उनका भारतीयकरण हो गया था। उन लोगों ने भारत की संस्कृति को, भाषा को, धर्म को अपना लिया था। वैसे ही कुषाणों ने भी भारत को अपना लिया था एवं भारतीयों ने भी इन लोगों को अपना लिया था। तो आज की इस क्लास में हम कुषाण साम्राज्य को समझेंगे। पिछली कुछ क्लास में हमने इंडो ग्रीक, शक और पहलव को समझ लिया है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि कुषाण कौन थे, इंडिया में क्यों आए, इसके क्या रीजन थे, साथ ही इनका प्रशासन कैसा था, इनके शासन का विस्तार कहाँ तक था, इन सभी चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था। तो ये चीन के आसपास रहते थे और चीन में यूची कबीले से, यूची जनजाति से संबंधित थे। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर थी एक जनजाति जिसका नाम चाइना में ये लिखा है जिंगनू, शायद इसको जिंगनू कहेंगे। वर्तमान में मंगोलिया के आसपास रहते थे। वर्तमान में जो आपका मंगोलिया है उसी के आसपास ये वाली जनजाति रहती थी। लेकिन ये जो जनजाति है इन यूची जनजाति के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी इन लोगों ने। ये बहुत ही खतरनाक जनजाति थी। इन लोगों ने इनको मार के वहाँ से भगा दिया, यूची जनजाति को। अब यूची जनजाति जो है आगे की ओर बढ़ी, मतलब पश्चिम की ओर अपना इसने कदम बढ़ाना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर एक चेन रिएक्शन ऑफ माइग्रेशन की जो चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। यूची जनजाति जो है आगे बढ़ती है, आगे इसकी और एक और जनजाति होती है, इसको ये पुश करती है आगे। अब इसके भी आगे एक जनजाति होती है, वो भी इसको पुश करती है। इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इस तरीके से चेन रिएक्शन सा चलता है। यूची अपने मूल स्थान से पश्चिम की ओर आगे भागने लगे। मध्य एशिया के क्षेत्रों पर इन्होंने हमला किया और वहां पर अपनी शासन सत्ता को स्थापित किया। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान का ये जो आपका बैक्ट्रिया वाला रीजन है इसे अपने इन्होंने कंट्रोल में ले लिया। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बैक्ट्रिया पर शकों का अधिकार था, लेकिन जब ये यूची कबीला आगे की ओर बढ़ रहा था तो इन्होंने बैक्ट्रिया से शकों को भारत के भीतरी भागों में धकेल दिया। अब बैक्ट्रिया पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया, यूची ट्राइब ने। शक जो बैक्ट्रिया में थे अब भारत के भीतरी भागों में प्रवेश करने लगे थे। पहली शताब्दी ईस्वी तक यूची जो ट्राइब थी इसकी 5 शाखाओं में विभाजित हो जाती, मतलब ये जो जनजाति है 5 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और इन्हीं में से एक जो ट्राइब थी, एक जो शाखा थी वो कुषाण बन जाती है, कुषाण कहलाती है बाद में। ये शाखाएं कौन सी हैं? कुमी, स्वांगमी, कुई शुआंग और ये एक और नाम है ओकाओफून, जिसमें से ये वाली जो शाखा है ये कुषाण कहलाती है। और बाद में क्या होता है, इसमें एक शासक होता है कुजुल कडफिसेस। इसने बाकी चारों शाखाओं को हराकर उन्हें अपने शासन के अधीन कर लिया और एक संयुक्त कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर ये पांच शाखाएं हैं कुषाणों की। लेकिन बाद में होता क्या है कि इसमें ये जो तीसरे नंबर की शाखा है जो कुषाण कहलाती है, इसने इन सभी को हराकर अपने ही उसमें शामिल कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए, कुषाणों के टाइम पर नीचे दक्षिण में सातवाहन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है, ये सब देखने को आपको मिलेंगे। अब नीचे थोड़ा सा और समझते हैं कुषाणों की जानकारी के सोर्स क्या हैं, मतलब हम कुषाणों के बारे में कहाँ से जानते हैं। तो किसी भी जानकारी के लिए हमारे पास सोर्स हो सकते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत और उनके पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे तो ये जनजाति चीन से संबंधित है। तो चीनी विवरण में सिएन हांसू एक रचना है जिसकी रचना पानकू ने की है। किसने की है? पानकू ने। दूसरी है हाउ हांसू, फान ए ने इसकी रचना की है।
साथ ही हुएनसांग एवं फायान जो कि चीनी यात्री थे, इंडिया में आए थे, इनके विवरण भी कुषाणों के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो 2 रचनाएं हैं ये कुषाणों की जो आरंभिक जानकारी है उसके बारे में हमें बताते हैं। एक यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ है धर्मपिटक निदान सूत्र। धर्मपिटक निदान सूत्र। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी हमें ये बौद्ध ग्रंथ देता है। जब ये आक्रमण हुआ तो यहाँ पर बताया जाता है कि पराजित जो शासक हुआ उससे हर्जाना वसूला गया था और अश्वघोष नामक एक विद्वान लिया गया, साथ ही कुक्कुट मुर्गा तथा बुद्ध का एक भिक्षा पात्र लेकर अपनी राजधानी पुरस्पुर, इसकी राजधानी कनिष्क की जो राजधानी है वो पुरस्पुर थी, वहां पर ही लौट गया था। तो हम जो है कनिष्क के बारे में आगे विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पर धर्मपिटक निदान सूत्र में पाटलिपुत्र पर आक्रमण की इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही कल्हड़ की एक कविता है, रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या कहती है? राजतरंगिणी जो है कश्मीर में इसका जो शासन है उसके बारे में जानकारी देती है कनिष्क की। कश्मीर में आप देखोगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, इसके बारे में आगे समझेंगे। अगला है यूनानी विवरण। कुछ यूनानी विवरण भी हैं जो कनिष्क के बारे में जानकारियां देते हैं या फिर कुषाण साम्राज्य के बारे में जानकारियां देते हैं, जैसे कि प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब ये क्या बताते हैं? भारत और रोम के मध्य जो व्यापार चल रहा था उसके बारे में जानकारी ये यूनानी विवरण हमें प्रदान करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो इससे कुषाणों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो एक है आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त के टाइम का है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसे किसने रचा था? तो इसकी रचना की थी हरिशेड ने। किसने की थी? हरिशेड ने रचना की थी। इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि कुषाणों ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य का जो विभाजन है विषय एवं भुक्ति में किया था। किसमें किया था? विषय एवं भुक्ति में। लेकिन ये प्रयाग प्रशस्ति में है, बाकी आगे हम समझेंगे इनका साम्राज्य कैसा था। अगला है रबाता या रबातक अभिलेख। रबाता या फिर रबातक अभिलेख जो कि अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में है। अब ये जो है यहाँ पे जानकारी क्या मिलती है कि कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। देवपुत्र, ये राजा जो थे दैवी सिद्धांत को मानते थे। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। कुषाणकालीन बस्ती है जिसका साक्ष्य मिला है यूपी के अंतर्गत। अब आप कहोगे यूपी में कहाँ पर? तो यूपी में आप देखोगे बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक जगह पड़ती है खैराडीह के अंतर्गत कुषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर कई सारे इनकी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और माना जाता है खैराडीह एक व्यापारिक नगर था उस टाइम कुषाण काल में। इनके कुछ सिक्के, मोहरें एवं अन्य वस्तुएं भी इनके बारे में जानकारी देती हैं। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं कुषाण राजवंश की राजनीतिक घटनाक्रम को। इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी इसे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुषाण वंश के अंतर्गत कडफिसिस राजवंश और कनिष्क राजवंश ये 2 प्रसिद्ध हुए हैं। उसके बाद में जो परवर्ती कुषाण शासक हुए हैं उनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इतने अच्छे शासक नहीं रहे। कुषाण साम्राज्य इनकी वजह से पतन की ओर चला गया था। कुजल कडफिसिस और विम कडफिसिस इस वंश के अंतर्गत हैं। कनिष्क राजवंश में कनिष्क है और कनिष्क के वंशज हैं जो बाद के हैं। तो सबसे पहले हम कडफिसिस राजवंश को समझते हैं जिसका राजा था पहला कुजुल कडफिसिस। ठीक है, तो कडफिसिस फर्स्ट इसका नाम था लेकिन कुजुल इसकी उपाधि थी। इसका टाइम पीरियड है लगभग 15 से 65 ईस्वी के आसपास। कुजुल कडफिसिस जो है भारत से बाहर कुषाण सत्ता का संस्थापक था। अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि भारत से बाहर कुषाण सत्ता का जो संस्थापक है वो कौन है, तो आपका है कुजुल कडफिसिस। केवल तांबे के सिक्कों का इसने प्रचलन किया था। देखिए यहाँ पर सोने के सिक्के इसने नहीं चलाए, तांबे के सिक्कों का प्रचलन कर रहा था और वो भी रोमन जो सिक्के हैं उनकी नकल करके इसने तांबे के सिक्के ये बनाए थे। कुछ सिक्कों पर यह पाया जाता है कि एक यवनराज था हर्मियस, जिसे मैंने इंडो ग्रीक पढ़ाते टाइम आपको समझाया था। हर्मियस का नाम उत्कीर्ण है इसके सिक्कों के आगे वाले भाग पर और पीछे इसका नाम लिखा है खरोष्टी लिपि में कुजुल। ठीक है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कुजुल जो है हर्मियस के अधीन शासन कर रहा हो। तो ये एक अंदाजा लगाते हैं कई सारे इतिहासकार।
अब हम समझेंगे कुजल कडफिसिस के बाद में इसका पुत्र शासन संभालता है, वो है विम कडफिसिस। 65 से 78 ईस्वी के आसपास इसका टाइम है। कुजल कडफिसिस का ये पुत्र है विम कडफिसिस। विम इसकी उपाधि थी और कडफिसिस द्वितीय इसका नाम था। भारत में कुषाण संस्था का संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर लीजिए, ये है भारत से बाहर कुषाण संस्था का संस्थापक और ये है भारत में कुषाण सत्ता का संस्थापक। अब इसके पिता ने जो है तांबे के सिक्के चलाए इसने, लेकिन क्या किया, तांबे, रजत और सोने के सिक्के चलाए। तो इंडिया में सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण शासकों में ये पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। यहाँ स्पष्ट कर लें, कुषाण शासकों में पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे, वो था विम कडफिसिस। विम मतलब विम आता है जो अपना बर्तन साफ करने वाला, उससे क्या हो जाता है कि बर्तन सोने की तरह चमकने लगते हैं। तो विम कडफिसिस ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हिंद यवनों ने, इंडो ग्रीक्स ने किया था। अब इसके जो सिक्के हैं इसके साम्राज्य विस्तार का भी संकेत देते हैं विम कडफिसिस के। इसके सिक्के जो हैं ऑक्सस, काबुल घाटी, साथ ही यहाँ पर सिंध एवं मथुरा तक भी पाए गए हैं। मतलब इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो साम्राज्य है ऑक्सस, काबुल घाटी से लेकर सिंध एवं मथुरा तक मौजूद था। साथ ही इसके सिक्कों पर महेश्वर, नंदी, शिव, त्रिशूल इन सभी का अंकन था। यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये विम कडफिसिस शैव मतावलंबी था। अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि ये शैव मत को मानता था। भगवान शिव में शायद इसकी आस्था रही होगी, लेकिन जो कनिष्क है वो बौद्ध मतावलंबी था। अब हम कनिष्क राजवंश को समझेंगे। कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है, सबसे ताकतवर शक्तिशाली शासक हुआ है कनिष्क। तो कनिष्क का टाइम पीरियड है 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक का, जो कि विम कडफिसिस का पुत्र था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा है ये। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ, हालांकि जो इतिहासकार हैं उनके बीच में मतभेद है इसके राज्याभिषेक को लेकर, लेकिन सर्वमान्य तथ्य है यही है कि 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। और अपने राज्याभिषेक के दौरान इसने एक कैलेंडर चलाया, शक संवत 78 ईस्वी में चला था। किसने चलाया, कनिष्क ने। और आज ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। साथ ही कनिष्क ने जो है सिल्क रूट, रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था। अब ये जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग है, चीन से शुरुआत होकर अफगानिस्तान, मध्य एशिया के रास्ते भूमध्य सागर के पूर्वी छोर तक ये जाता था। अब इस रूट से जो है व्यापार होता था, तो कुषाण शासक जो है इस रूट से होने वाले व्यापार पर भारी टैक्स वसूलते थे, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। अब यहाँ आप देखोगे सिल्क रूट की वजह से इनके व्यापार जो है बहुत अच्छा चल रहा था। इनका व्यापार रोम के साथ में चल रहा था। कनिष्क की 2 राजधानियां थीं। इसकी मुख्य राजधानी पुरस्पुर पेशावर थी एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। मतलब चाइना के जो शासक थे वो स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे, तो हो सकता है कि इसने जो है वहाँ से ये कॉपी किया हो और अपने आगे देवपुत्र लगा लिया हो। तो ये इतिहासकार इस बात पर सहमत होते हैं। इसी के टाइम पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, जो कि कश्मीर में होती है। बौद्ध धर्म का यहाँ पर हीनयान एवं महायान में विभाजन हो जाता है। इस बात को हमने जब बौद्ध धर्म पढ़ा था तब अच्छे से समझा है। इसमें त्रिपिटकों की रचना होती है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब यह नोट करने वाली बात क्या है कि कनिष्क जो है, सुदर्शन नामक बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। जैसे कि मैंने बताया था इंडो ग्रीक पढ़ाते समय कि मिनहंडर को नागार्जुन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसे आप नागसेन कहते हैं। वैसे ही कनिष्क को जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला सुदर्शन नामक बौद्ध भिक्षु था। कनिष्क महायान शाखा को मानता था और इसी को उसने राजकीय प्रशय दिया। हालांकि उसने किसी अन्य धर्म की उपेक्षा नहीं की। दरबार में विद्वानों को भी प्रशय दिया, जैसे कि अश्वघोष, चरक, जो कि आपने देखा होगा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े विद्वान थे, नागार्जुन, ये सभी इसके दरबार में रहते थे। एक इससे जुड़ा हुआ किस्सा है चाइना से जो है कुषाणों की बनती नहीं थी, तो इसने क्या किया कि चाइना में एक अपना वेडिंग प्रपोजल भेजा, मैरिज प्रपोजल भेजा इसने। हान वंश की राजकुमारी थी, मतलब हान वंश था, तो उसके लिए इसने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन चाइना ने कहा कि हम ये शादी नहीं कराएंगे, प्रपोजल इसका ठुकरा दिया। बाद में क्या किया इसने, कनिष्क ने सेनाएं भेजी अपनी चाइना को, कनिष्क ने चाइना में सेना भेजी, लेकिन
हान वंश ने इसको हरा दिया। उस समय हान सेनापति का नाम था पांचाऊ। क्या नाम था? पांचाऊ। हालांकि आपके एग्जाम के काम का नहीं है। तो पांचाऊ सेनापति था, इसकी सेना ने इसको बड़ी बुरी तरीके से हराया था। अब आगे समझेंगे। कनिष्क का जो काल है उसमें कुषाण साम्राज्य जो है अपनी बुलंदियों पर था। मतलब कुषाण साम्राज्य ने अपना विस्तार बहुत ज़्यादा किया था। अगर इसका विस्तार आप देखोगे यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि उत्तर में बैक्ट्रिया से लेकर दक्षिण में मालवा एवं उज्जैन तक इसका विस्तार था। साथ ही पश्चिम में ईरान की सीमा तक, जिसमें अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान के प्रांत भी शामिल थे। इधर आप उत्तर पूर्व की ओर अगर देखेंगे तो काशगर, यारकंद, खेतान ये चाइना के रीजन में आते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान, जिसमें आपका मथुरा, अयोध्या, वाराणसी एवं पाटलिपुत्र, एक बार मैप पर भी समझ लेते हैं। ये आपका कुषाण एम्पायर है। ये आप देख सकते हैं। इधर से आप देखोगे कि ये पूरा पार्थिया वाला रीजन, ईरान वाला रीजन, अफगानिस्तान का रीजन, और इधर आप उज्बेकिस्तान वगैरह ये सभी से टच कर रहा है। साथ ही चाइना के कुछ रीजन भी यहाँ पर इसके अंतर्गत हैं, और ये इस तरीके से नीचे तक मौजूद है आपका ये कुषाण साम्राज्य। लेकिन इसका इस ओर भी विस्तार हुआ है। उज्जैन, विदिशा, पाटलिपुत्र तक भी इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कुषाण साम्राज्य। अब ये नीचे की ओर क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि मालवा के नीचे पोर्शन में दक्षिण में सातवाहन एम्पायर है, राइट। तो सातवाहन यहाँ पर इन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। ये आपका बैक्ट्रिया है। यहाँ मथुरा में भी कुषाण, साकेत, अयोध्या, विदिशा के अंतर्गत, पाटलिपुत्र में, यहाँ पर चाइना के अंतर्गत काशगर। तो ये इनका साम्राज्य विस्तार था, जो कि कनिष्क के टाइम पर अपने पीक पर था। साम्राज्य का केंद्र था गांधार प्रदेश, जिसकी राजधानी पेशावर थी। यहीं से अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि पेशावर इन्होंने अपनी राजधानी क्यों रखी? यहाँ पर इनका साम्राज्य पूरा मौजूद है, लेकिन ये पेशावर में क्यों अपनी राजधानी बना रहे हैं? तो दरअसल सिल्क रूट जो है भारत के पश्चिमोत्तर से होकर निकल के जा रहा था, उसको इन्हें कंट्रोल करना था। साथ ही इंडियन ट्रेड रूट्स जो हैं उन पर भी इनको नज़र रखनी थी। तो ये पेशावर ऐसी जगह थी जहाँ से इन दोनों जगहों पर ये नज़र रख सकते थे। सिल्क रूट जो है इनके साम्राज्य की बहुत बड़ी मजबूती थी। मतलब इनको साम्राज्य को बढ़ाने में सिल्क रूट ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे हम आगे समझेंगे। अब हम समझेंगे कुषाणों की प्रशासनिक स्थिति। कुषाणों की प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो इनका शासन जो था राजतंत्रात्मक था। राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में ये विश्वास रखते थे। जैसा कि आपको बताया मैंने कि देवपुत्र जैसी उपाधियां लगाते थे ये। साथ ही इन्होंने राजाधिराज जैसी उपाधियां भी धारण की थी। कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कुषाणों के टाइम पर ही देवकुल की प्रथा का आरंभ हुआ था। मतलब किसी राजा की मृत्यु के पश्चात उसके लिए मंदिर एवं मूर्तियां बनवा दी जाती थीं। साम्राज्य को इन्होंने क्षत्रपियों में डिवाइड किया था। क्षत्रपी, तो जो बड़ी क्षत्रपी होती थी उसको महाक्षत्र, उसका जो शासक होता था उसको महाक्षत्रप कहते थे। छोटी क्षत्रपी के शासक को क्षत्रप कहा जाता था। अब ये जो महाक्षत्रप हैं, क्षत्रप हैं, ये वंशानुगत भी हो सकते थे और गैर वंशानुगत भी हो सकते थे। गांव के प्रशासन की बात करें तो ग्रामिक नामक एक अधिकारी गांव का प्रशासन संभालता था, जो कि गांव से जो रेवेन्यू है उसको इकट्ठा करके अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कह सकते हैं, वहां पर ये कर देता था। सशक्त घुड़सवार सेना, ये बहुत अच्छे घुड़सवार थे। घुड़सवारों की बात मैंने शक पढ़ाते समय भी कहा था कि शक भी बहुत अच्छे घुड़सवार थे। शक एवं कुषाण राजाओं ने ही भारत में लगाम जो होती है ना घोड़े की, लगाम, काठी, रस्सी, रकाब, इन सभी को बहुत लोकप्रिय बनाया था। दरबारों में इन्होंने कई सारे विद्वानों को प्रशय दिया था, जिसमें अश्वघोष, कनिष्क ने अश्वघोष और आपका चरक, इन सभी को प्रशय दिया था। अश्वघोष जो है कौन थे? कनिष्क के राजकवि। चरक उसके राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। साथ ही एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुन भी कनिष्क के टाइम पर थे, उसके ही समकालीन थे, जिन्होंने क्या किया, पारे से सोना बनाने की जो विधि है उसको विकसित करने का प्रयास किया था, लेकिन अपने वो इस प्रयास में फेल हो गए थे। परिणाम स्वरूप बाद में होता क्या है कि कृत्रिम आभूषण जो होते हैं उनके बनाने का जो मार्ग है वो निकला था यहाँ से। अब हम बात करेंगे अन्य तथ्यों की। कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अन्य तथ्यों में बात करें तो उसके अर्थव्यवस्था की बताएं तो यहाँ पर समृद्ध कृषि व्यवस्था थी। इनका आंतरिक एवं बाह्य व्यापार बहुत ही उन्नत अवस्था में था। आपको बताया था सिल्क रूट, और ये मध्य एशिया एवं रोम के साथ में इनके घनिष्ठ संबंध थे। शुरुआत में मैंने बताया था कि यूनानी उल्लेख है नेचुरल हिस्ट्री पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इनसे जानकारी मिलती है कि भारत से रोम को मसाले
मलमल, इत्र, चंदन, हाथी दांत ये सब इंडिया से भेजे जाते थे। वहीं उसके बदले में रोम से क्या आता था? रोम से इन सब के बदले में सोना आता था, गोल्ड आता था। तो इसी का परिणाम क्या हुआ कि इंडिया में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। साथ ही मध्य एशिया में एक पर्वत भी है, अल्ताई पर्वत, जहां से इंडिया के लिए बहुत सारा सोना आता था। किसके बदले आता था? यहाँ से मसाले जा रहे हैं, इत्र जा रहा है, मलमल जा रहा है, चंदन, हाथी दांत की वस्तुएं ये सभी जाती थी और उस साइड से सोना आता था। क्योंकि इनका सिल्क रूट पर भी नियंत्रण था तो वहां से भी ये शुल्क या टैक्स वगैरह लेते थे। तो कह सकते हैं कि इनका जो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार है बहुत ही बेहतर, उम्दा कंडीशन में था। इसी कारण से यहाँ पर ये सोने के सिक्के भी चलाते हैं। लेकिन सोने के सिक्के विशेष आयोजनों पर चलाए जाते थे। हालांकि सामान्य लेन देन के लिए आप देखेंगे कि तांबे के सिक्कों का अधिक प्रयोग किया जाता था। भारत में सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। कनिष्क जो है इसने कई नगरों की स्थापना की, जैसे कनिष्कपुर, सिरकप। कनिष्कपुर जो है आपका कश्मीर के अंतर्गत इसने स्थापित किया था और सिरकप जो है तक्षशिला के अंतर्गत इसने नगर बसाया था। अब हम बात करें कुषाणों के अंतर्गत मूर्तिकला में एक बड़ा चेंजेस आया। यहाँ पर मूर्तिकला की गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास होता है। अब मथुरा शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम बुद्ध एवं बोधिसत्व जो थे उनकी प्रतिमाओं का निर्माण मथुरा के जो शिल्पी थे उनके द्वारा किया गया था। इसके बाद में ये अन्य क्षेत्रों में भी निर्मित की जाने लगी। मथुरा शैली के अंतर्गत बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू एवं जैन धर्म की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। अब देखिए, इसके काल के समय में महायान शाखा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था, जिसके अंतर्गत बुद्ध की पूजा जो है देवता के रूप में की जाने लगी थी, उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी थी। तो इसी क्रम में क्या होता है कि बोधिसत्व की परिकल्पना भी आई। महायान शाखा जो था इसका केंद्रीय तत्व क्या है? बोधिसत्व। इसी क्रम में क्या होता है कि बुद्ध की मानव जैसी प्रतिमाओं का निर्माण शुरू होता है और गांधार शैली में जो प्रतिमाएं बनी हैं वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित थी गांधार शैली के अंतर्गत। अब गांधार शैली की एक विशेषता ये है कि इनमें मूर्तियां जो थीं, मूर्तियों में जो केंद्रीय तत्व था वो तो इंडियन, लेकिन उनका जो बाहरी साज सज्जा थी, अलंकरण था, वो सभी यूनानी ढंग से किया जाता था। इस कारण इस कला को, गांधार कला को हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। कुषाणकालीन सिक्के की बात करें तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर सर्वाधिक उत्कृष्ट श्रेणी के स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। इन सिक्कों पर लिपि की अगर बात करें तो 3 लिपियां मौजूद होती थी, यूनानी, खरोष्टी, ब्राह्मी। भाषा का यहाँ पर यूनानी, प्राकृत, संस्कृत का भी यूज हुआ है। संस्कृत प्लस प्राकृत इन दोनों का मिक्स भी यूज हुआ है, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि यहाँ इनका भारतीयकरण हो रहा था इन लोगों का, तो इनकी भाषा में भी संस्कृत और प्राकृत दोनों के तत्व समाहित होते चले जा रहे थे। अब देखिए, ये कनिष्क के बाद में होता क्या है कि जब कनिष्क की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कुषाण वंश पतन की ओर चला जाता है। इसमें कमजोर शासक होते हैं, जैसे कि हुविस्क, वासुदेव जैसे ये शासक बहुत ही कमजोर शासक हुए थे जो कि इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए और बाद में ये शासन समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कमजोर शासक थे। पश्चिम की तरफ से आपका ससानी आक्रमण, भारतीय प्रदेशों में भी कई सारे राजवंश जो हैं उठ रहे थे, जैसे कि नाग, योधे, मालव, और अंत में होता क्या है कि इन पे आखिरी हथौड़ा जो है गुप्त वंश चलाता है, समुद्रगुप्त के काल में जो कुषाण थे ये इतने भयभीत थे कि इसके आगे इन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था और इसके शासन के अंतर्गत ये कुषाण जो हैं इसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। ऐसे ही करते करते 375 ईस्वी तक कुषाणों का जो है अंत हो गया था। हमने कुषाण साम्राज्य पढ़ लिया, साथ ही हमने पिछली 4 क्लासों में इंडो ग्रीक, शक, पहलव एवं कुषाण मतलब मध्य एशिया से जितने भी आपके आक्रमण करने के लिए इंडिया में आए थे, अपनी यहाँ पर शासन सत्ता स्थापित की थी, उन सभी को समझ लिया है वो कैसे यहाँ पर आए थे, किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था और किस प्रकार से उन लोगों का पतन हुआ, यहाँ पर क्या चीज़ें वो लेकर आए और इंडिया के लोगों से क्या चीज़ें उन्होंने सीखी। इन सब पर हमने चर्चा की है। हमें आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी, और एक सुझाव है आपके लिए कि जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनको नियमित रूप से रिवीजन करते रहें। इधर उधर वीडियोस देखेंगे जाकर तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक किसी का हाथ पकड़ लीजिए, बस उसका हाथ पकड़े रहिए और चलते रहिए।
ज़्यादा सोर्स के पीछे भटकेंगे तो आपको भटकाव होगा जो कि आपकी सफलता से पीछे खींच सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे गुप्त काल में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।